अब देखेंगे औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव। यह ऐसा कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति से कौन कौन से बदलाव आए, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति से आए बदलावों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त रूप में हम इनको देखेंगे। यानी उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे, अब वह शक्तिशाली यंत्रों से किए जाने लगे। किससे किए जाने लगे? शक्तिशाली। यानी पहले जो काम हाथ से होता, तो हाथ से क्या होता था? कम उत्पादन होता था। इसी कारण अब जब उसकी जगह वही काम शक्तिशाली यानी मशीनों से होगा, तो पहले के मुकाबले के अंदर क्या होगा? ज़्यादा काम होगा। तो वही क्या हुआ था? यही इसके अंदर क्या आया था? बदलाव आया था। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग का उदाहरण ले, तो वस्त्र उद्योग के अंदर पहले जो कताई बुनाई है उसका कार्य हाथ से होता था। अब मशीन में, यानी पहले वाष्प से और उसके बाद में कालांतर के अंदर क्या विद्युत से होने लगा, जिससे काम बड़ा ही जल्दी से होने लगा और फटाफट और अच्छा और गुणवत्तापूर्ण काम होने लगा था। दूसरा देखेंगे, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के किया को स्थापित किए जाने लगे, कारखाने स्थापित किए जाने लगे। क्योंकि विभिन्न चीज़ों का मशीनीकरण करने के लिए यानी मशीनें आदि बनाने के लिए किसकी मांग थी? इस्पात की मांग थी। कारखानों के लिए भी क्या चाहिए था? इस्पात चाहिए था। तो इन सब के कारण क्या हुआ था? इस्पात उद्योगों की यानी इस्पात बनाने के अलग से कारखानों की स्थापना की थी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट वो हम देखेंगे। अब क्या होगा? कृषि कार्य में यानी जो खेती का कार्य, उसमें शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर क्या किए? बड़े बड़े फार्मों की अब क्या की जाने लगी? खेती की जाने लगी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ कि कृषि के क्षेत्र के अंदर इसने क्या किया था? बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया। पहले कृषि का कार्य होता था किसके माध्यम से? पशुओं के माध्यम से। तो उसके कारण उतना समय पर काम नहीं होता था और उनकी अपनी एक सीमा होती थी। इसी कारण बड़े पैमाने पर क्या था? उत्पादन भी संभव नहीं होता था। अब उसकी जगह क्या कर दिया? अब जब यांत्रिक मशीनें आ गई जो शक्ति से चलाने वाली, जो कम समय के अंदर जो खेत को जोतना करना आदि तैयार कर सकती थी, और जो छोटे छोटे खेत है उसकी जगह क्या की गई? बड़े खेतों का निर्माण यानी चकबंदी की जाने लगी। जो छोटे खेत है उनको क्या किया गया था? अब तोड़ करके उनकी जगह क्या किए गए थे? बड़े खेतों की स्थापना की गई थी। उसे ही कहता है चकबंदी। तो जिसके माध्यम से भी क्या हुआ? अब उत्पादन है वो क्या? बढ़ने लगा। हालांकि इससे एक समस्या तो यह रही कि जो किसानों को अब अपनी ज़मीनें छोड़कर या तो जमींदारों के यहाँ जाना पड़ा काम के लिए, या फिर उन्हें क्या जाना पड़ा? शहरों की ओर जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी इससे काफ़ी कुछ बदलाव आए जो आने वाले समय के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अगला जो हम देखेंगे वो पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। यानी विभिन्न प्रकार के जो पूंजी का उपयोग है, पूंजी का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह लाना, ले जाना, भेजना, इस काम में भी काफ़ी समस्याएं आती थी। इसके अलावा किसी के पास प्रारंभ में पूंजी नहीं होती थी तो वो क्या करता था? उधार लेने आदि विभिन्न प्रयोगों के कारण क्या हुआ था? बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ था। किसके? तो बैंकिंग पद्धति का विकास के लिए जिम्मेदार कौन है? ये औद्योगिक क्रांति। अगला देखेंगे, वाष्प चालित इंजन और क्या थे? वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के यातायात में क्या हुआ था? आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। अब पहले क्या थे? जहाज़ों के अंदर जाते थे जिसके अंदर जहाज़ खेवने वाले यानी पतवार चलाने वाले, और उसके माध्यम से हवाएं अनुकूल होने पर तो चले जाते, लेकिन हवाएं प्रतिकूल होने पर किसी क्षेत्र की यात्रा करने में बड़ी क्या आती थी? समस्या आती थी। तो अब क्या हुआ? अब जब ऐसी समस्या आने लगी तो उसकी जगह अब क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या? अब उसकी जगह वाष्प चालित इंजन आ गए, यंत्र चालित जहाज बन गए, जिससे अब विपरीत मौसम के अंदर यानी 12 महीने यानी साल के अंदर हर दिन आप समुद्र के अंदर, विश्व के अंदर किसी भी दिशा के अंदर आप जा सकते थे। इसके लिए आपकी हवाएं या मौसम आपका रास्ता नहीं रोकेगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु क्या संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। यानी देखो, उद्योगों के अंदर जब उत्पादन बढ़ा तो इस बढ़े हुए उत्पादन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर वृद्धि हुई तो इस व्यापार को संगठित करने के लिए, इसको सही तरीके से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक तंत्रों की स्थापना हुई। जैसे हम आगे देखेंगे विश्व व्यापार संगठन जो बाद में चल कर आया था, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे जो तंत्र है जिनका क्या हुआ था? विकास हुआ था। अगला देखेंगे,
कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, है ना। मशीनों के द्वारा क्या किया, अधिक से अधिक कार्य मशीनों किया जाएगा, जिससे मानव श्रम यानी कम से कम मानवों की आवश्यकता पड़ेगी और उत्पादन भी अधिक होगा, यानी क्या होगा, अधिक लाभ की प्राप्ति, कम खर्च और अधिक उत्पादन होगा। तो इस सिद्धांत को इसके अंदर क्या किया गया, अपनाया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे एक तो परिवर्तन, जैसे यातायात के त्वरित विकास के जरिए जो रेल इंजन और यंत्रचालित जहाजों में भी क्या आया, बढ़ाई आमूलपूल परिवर्तन आया था। ये तो वो सारे परिवर्तन थे जो औद्योगिक क्रांति के कारण आए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है, ये है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ तो हुई, लेकिन प्रारंभ हुई तो आखिर वो इंग्लैंड के अंदर क्यों हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के बारे में देखेंगे, उन कारणों की विवेचना करेंगे जिनके कारण क्या था, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर ही प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये हमारे सभी के जहन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी। तो ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, और वो सीधा सा जवाब हमारा वो ये है कि उस समय इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित थी। अब कैसे होगा उनके बारे में तो हम आगे देखेंगे। तो इंग्लैंड पहला देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे सीधा सा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर प्रारंभ कर दिया था। अब देखो परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे इंग्लैंड में वाणिज्यवाद के अंतर्गत 17वीं शताब्दी के अंत तक उत्पादन क्या हुआ था, उसकी उच्चतम सीमा तक क्या हुआ था, यानी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। और अब कहीं उपकरणों या कह सकते हैं विधियों के उत्पादन में इसके अलावा वृद्धि संभव नहीं थी। तब क्या हुआ, नए उत्पादनों की खोज प्रारंभ हुई, और खोज इन खोज के बाद में जो इनसे जुड़ी खोजों को अपनाने के लिए क्या था, धन और साहस की जरूरत थी। तो इस क्षेत्र में निरंतर निवेश किया गया। कृषि के क्षेत्र में उपनिवेशकों के शोषण के द्वारा, दास व्यापार, है ना, आदि के माध्यम से बड़ी मात्रा में क्या किया, धन आदि को इकट्ठा किया। तो उसके माध्यम से ही क्या था, यहाँ क्रांति संभव हो पाई थी। अब देखेंगे इसको थोड़ा विस्तृत रूप से हम देखेंगे कि आखिर वो परिस्थितियां क्या थी। पहला तो इंग्लैंड का क्या था, विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य ने कच्चा माल और नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास में नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने बात कहा कि अगर कोई खोजें करनी है या खोजों को अपनाना है, जाना है, ढूंढना है, नए इलाके करने, तो उसके लिए क्या चाहिए, धन और साहस की तरह। और धन और साहस ये कहाँ से मिलेगा, कृषि के क्षेत्र से। कृषि के क्षेत्र से भी उतना नहीं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने औपनिवेशिक, इंग्लैंड के पास विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिसमें उसने भारत के अंदर बंगाल में जो लूट प्रारंभ की थी, उस लूट के कारण ही इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई थी। यानी बाहर से बड़ी मात्रा में अब धन कहाँ भेजे जाने लगा, इंग्लैंड के अंदर भेजा जाने लगा। इसके अलावा उसने दास व्यापार किया। दास व्यापार के द्वारा भी वहाँ के व्यापारियों के पास काफ़ी धन का संचय हो चुका था। अगला हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, लोहे और कोयले की खानों का क्या होना, पास पास होना। यानी इंग्लैंड के अंदर क्या था, लोहे और जो कोयले की खानें थी वो क्या थी, पास पास थी। तो लोहे और इनकी खानों के कारण भी क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। वो परिवर्तन कैसे था कि इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में बहुत सुविधा हुई, और मशीनों के निर्माण के लिए क्या था, पक्का लोहा। अब देखो कारखाने चलाने या जहाज बनाने या यातायात के और साधन बनाने, उनके लिए क्या चाहिए था, लोहा। और लोहा की खानें भी वहाँ थी, नज़दीकी थी। वहाँ के जो शहर हैं उन शहरों के अंदर नज़दीकी क्या थी, लोहे की खदानें थी। और लोहे की खदानें नज़दीक स्थित होने के साथ अब लोहे को क्या करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, क्योंकि लोहा तो बाद में, पहले इसके ऐसे को गलाना पड़ेगा, गलाकर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शुद्धिकरण करके फिर उससे क्या करना पड़ेगा, लोहा प्राप्त करना। इसके लिए क्या चाहिए, भाप देनी पड़ेगी। तो भाप के लिए क्या चाहिए, कोयला। तो कोयले की खदानें भी जहाँ से लोहा प्राप्त होता था उसके पास में ही क्या थी, कोयले की खदानें थी। इसके कारण भी औद्योगिक क्रांति है जिसकी शुरुआत क्या से हुई थी, सबसे पहले इंग्लैंड से ही हुई थी। अगला तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। उपभोग
यानी फ्रांस का आया जो निर्यात व्यापार क्या था, उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं से संबंधित था और विलासी वस्तुओं का उपयोग हमेशा सीमित रहता है। कम ही लोग और जो धनवान लोग होते थे, उच्च लोग होते हैं, वही इसका क्या करते हैं, उत्पादन करते। यानी क्या होगा, अब देखो एक तो उत्पादन उत्पादन भी सीमित होता है विलासी वस्तुओं का। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है उपभोग। उपभोग कम होता है। उपभोग कम कैसे, जैसे विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग व्यक्ति तभी करेगा जब उसके पास में अधिशेष होगा। अतिशेष होगा तभी व्यक्ति विलासी वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा। तो यानी इस पर कौन खर्च करेगा, इन पर अधिकतर खर्च करेंगे उच्च वर्ग के लोग। और उच्च वर्ग के लोग यानी धनवान लोग जो कम होते थे, अधिक संख्या लोग क्या होते हैं, गरीब, जो इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते थे। इसी कारण इंग्लैंड इस क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, पिछड़ गया, है ना। जबकि इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने देखेंगे आगे। तो इंग्लैंड का जो निर्यात व्यापार था वो उन वस्तुओं का था जिनकी जरूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। यानी हमेशा कैसा भी मौसम रहो, कैसी भी परिस्थितियां रहो, उन सब के अंदर क्या था, इन वस्तुओं की आवश्यकता थी। यानी आम जरूरत से जुड़ी ये वस्तुएं थी। इस कारण इनका हर समय क्या रहता था, इनकी आवश्यकता बनी रहती थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाए तो उनका बाजार और भी बढ़ सकता है। यानी इंग्लैंड इस चीज़ पर, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं, उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा था और अधिक से अधिक क्या करता था, सस्ता उत्पादन बनाता था। और सस्ते उत्पादन के दम पर ही वो क्या करता था, अपने लिए नया क्षेत्र खोजता था और जिसमें सहायता उसका औपनिवेशिक साम्राज्य भी करता था, जो उसको औद्योगिक उत्पादन के लिए क्या करता था, कच्चा माल भी प्रदान करता था और साथ में उत्पादित वस्तुओं को खपाने का एक बड़ा बाजार भी था। इसलिए इंग्लैंड उन तौर तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का क्या हो, बड़ी मात्रा में उत्पादन हो। अगला है चौथा पॉइंट, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। यानी इंग्लैंड के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों के अंदर जाकर बस गए। सामंतीकरण, फिर वहाँ पर चकबंदी आदि विभिन्न क्षेत्रों के कारण यहाँ से किसान वगैरह और अर्धकुशल जो लोग थे वो क्या कर गए, शहरों की तरफ मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। और जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। यानी देखो, मशीनों को चलाने के लिए कारखानों के अंदर क्या होगा, मानव शक्ति की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए कुशल कारीगरों की जरूरत होगी। लेकिन बाद जब अर्धकुशल कारीगर उपलब्ध हो गए तो एक बार इनसे काम चला, फिर इनको भी सही तरीके से प्रशिक्षित करके उन्होंने क्या कर दिया था, इनका अपने क्षेत्र में क्या कर लिया था, उपयोग कर लिया था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में सस्ते मजदूर उपलब्ध थे। जो गांवों में हुए कृषि संबंधी परिवर्तनों से बड़ी संख्या में ये लोग क्या हुए थे, बेरोजगार हो गए थे और ये अपने काम की तलाश के अंदर शहरों में गए थे और जहां पर इनके लिए क्या थी, मजदूरी उपलब्ध थी। अगला पॉइंट देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति व युद्ध। तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये कैसे हो गया, ये भी देखेंगे। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिक और अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीके, उनमें सुधार करने की देखो, हमेशा कहा जाता है कि आवश्यकता ही क्या होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती। तो देखो, जो यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति हुई, इससे भी क्या हुआ, जो फ्रांस के अंदर तो क्या था, उथल पुथल मची हुई थी। तो फ्रांस के अंदर जब उथल पुथल मची हुई थी तो इसी उथल पुथल का लाभ किसने उठा दिया, इसी उथल पुथल का लाभ उठाया था इंग्लैंड ने। यानी उसने अपना औद्योगिक उत्पादन क्या किया, अब बड़े मात्रा में उसने बढ़ा दिया था और अपने इस बढ़े हुए जो औद्योगिक उत्पादन है, उस उत्पादन को क्या किया था, उन्होंने विश्व के अन्य क्षेत्रों के अंदर क्या किया था, खपाना प्रारंभ कर दिया। साथ में नेपोलियन के युद्धों से इंग्लैंड के खुद के लिए, अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए, अपने सैनिकों के लिए नई नई आवश्यकता हुई। इसी कारण जो इनकी पूर्ति के लिए उत्पादन के नए नए तरीकों की खोज की गई। तो इसी से ही इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले जो औद्योगिक है वो क्रांति प्रारंभ हो पाई थी। अगला देखेंगे, पूंजी की उपलब्धता। सबसे बड़ी चीज, हर किसी काम के लिए क्या चाहिएगा, पैसा। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कोई भी काम समय अनुसार पूर्ण नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था वो देखेंगे। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की क्या हो गई थी, सुविधा प्राप्त होती। यानी क्या था, नए उत्पादन उपकरणों की खोज के लिए जो धन था वो इंग्लैंड में था।
अब कैसे हुआ? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो कृषि में परिवर्तन हुए, उसने जो उपनिवेशों का शोषण किया, बाहर जैसे बहुत सारे पूरे विश्व के अंदर, उससे उसे बहुत धन प्राप्त हुआ था। अफ्रीकी गुलामों का उसने यानी दासों का उसने क्या किया? व्यापार किया, जिससे भी इनके पास पर्याप्त पूंजी का संग्रह था। इसके अलावा बहुत सारे इसने अमानवीय व्यापार भी किए और साथ में अन्य देशों के जहाज़ों को में अंदर भी लूटपाट की। इन सारी लूटपाट के द्वारा क्या हुआ था? इनके अंग्रेज व्यापारियों के बाद में बड़ी मात्रा में धन हो गया था। भारत के अंदर भी कैसे आप सभी जानते हैं किस तरीके से लूट कर नंगा नाच इन्होंने खड़ा किया था, और इन सब के कारण उनके पास में क्या था? व्यापारियों के पास बड़ा धन था। अब धनी क्या करता? नए प्रयोगों और उनके क्या किए? उपयोग में आने, नए प्रयोगों के लिए धन अब क्या आने लगा? उपयोग में आने लगा था। अगला देखेंगे 7वां, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, यानी भौगोलिक परिस्थितियां इंग्लैंड की बहुत बड़ी विशिष्ट परिस्थितियां थी, और इसने भी क्या किया था? इंग्लैंड के अंदर जो सबसे पहले क्रांति है उसको करने में महत्वपूर्ण है। कैसे कि व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से वो भारी आक्रमण से, और किसी भी देश के अंदर अनुकूल परिस्थितियां तभी उपस्थित हो सकती है जब उस देश के अंदर क्या हो? शांति स्थापित हो। फ्रांस जो कि जैसे इसका मुख्य प्रतिनिधि था, वो अधिकांश समय तक ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। अधिकांश समय में वो क्या था? या तो युद्धों में रहा, या क्रांति हुई, या वहाँ पर तानाशाह लोग थे जिन्होंने क्या था? उनको घेरे रखा था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। इंग्लैंड के अंदर एक तो शासन व्यवस्था भी अच्छी थी, और इसके अलावा बाहरी आक्रमणों से जो चारों तरफ समुद्र स्थित होने के कारण क्या था? वो सुरक्षित था, युद्ध जनित हानियों से बचा रहा, और अपना औद्योगिक विकास। क्योंकि देखो संसाधन सभी के पास, लेकिन संसाधनों का युद्ध में झगड़ने के कारण उनका क्या होता था? युद्ध के अंदर अपव्यय हो जाता है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं था। 8वां हम कारण देखेंगे, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी क्या किया? औद्योगिक विकास को क्या किया? प्रोत्साहित किया। अब देखो कृषि ने कैसे? क्योंकि जब कृषि के क्षेत्र में आमूल, क्योंकि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल कहाँ से होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। और जब उद्योगों की स्थापना हो जाए, लेकिन उसके लिए क्या हो? अगर कच्चा माल प्राप्त नहीं हो तो क्या हो? उससे औद्योगिक परिवर्तन होगा नहीं। तो जब कृषि के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ, कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए, जिससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ने लगा, और उत्पादन बढ़ने के कारण क्या हो गया था? बड़ी मात्रा में जो उद्योग थे उनके लिए क्या हो गया था? अब कच्चा माल उपलब्ध हो गया था। अगला 9वां पॉइंट देखेंगे, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों, राजनीति और मजहब यानी धार्मिक हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था, तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था। यानी उन्हें अधिक से अधिक वैज्ञानिक जो उत्पत्ति है उनके अंदर ही उसको क्या करता था? लगाए रखता था। तो इसी कारण वहाँ के वैज्ञानिकों का इसलिए समय मिला, और इसी कारण वो सबसे अधिक आविष्कार भी यहाँ के जो वैज्ञानिक है कर पाए थे। यानी वो क्या थे? वैज्ञानिकों को जब समय मिलेगा तभी तो वो करेंगे, जबकि बाकी सारे देशों में, जैसे अभी भारत की परिस्थितियाँ हम देखें, या तो जाति व्यवस्था में, धर्म में, राजनीति में, सबके अंदर लोगों को, यहाँ तक कि जो रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वैज्ञानिक वगैरह, इन सभी को ही घसीटा जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई देश उन्नति नहीं कर सकेगा, नई नई खोजें नहीं कर सकेगा। जबकि इंग्लैंड ने इसी चीज़ को देखा और वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र से अलग रखा। न राजनीति का उसमें हस्तक्षेप हुआ, न धर्म का हुआ, न कोई व्यवस्था परिवर्तन, उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ, और उन्हें लगातार आर्थिक सहायता दी गई, रिसर्च पर ध्यान दिया गया, नई नई खोजें इसी कारण संभव हो पाई थी, और वैज्ञानिकों को लगातार उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनको आर्थिक सहायता दी गई। तो ये वो सारी परिस्थितियां थी जिनके कारण इंग्लैंड के अंदर क्या हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक जो क्रांति है उसकी क्या हुई थी? शुरुआत हो गई थी।